चलिए क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। हम पढ़ रहे हैं उपसतह संयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम जो है आइसोमेरिज्म पिछले लेक्चर्स में देखे हैं। आज इस लेक्चर्स में हम जो है देखने वाले हैं संकुल यौगिकों में जो बंध होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में जो बॉन्ड होते हैं, इनके बंधने के सिद्धांत क्या है। यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, बंधा हुआ है, बना हुआ है, तो बना हुआ है तो कुछ न कुछ तो किसी न किसी से बंधे हुए होते हैं ना, तो बंधने में भी किस सिद्धांत लागू होता है, तो वो कौन कौन से सिद्धांत हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे तथा इन सिद्धांतों का बारी बारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो संकुल या जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत, theories of bonding in complex compound। संकुल या जटिल यौगिकों में बंधन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए जो हम पढ़ क्या रहे हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मीन होता है जटिल, जटिल यौगिक पढ़ रहे हैं। तो जटिल यौगिक के बंधन यानी बंधते, बंधा कैसे है, वो जुड़े कैसे हैं, तो जुड़े हैं तो कुछ कोई न कोई सिद्धांत लागू होता है, तो उन्हीं के सिद्धांतों के बारे में हम देखेंगे। जो हमारा संकुल यौगिक यानी जटिल यौगिक में बंधन के सिद्धांत है, ये मुख्य जो है ये 5 है। सबसे पहला है वर्नर का सिद्धांत, वर्नर थ्योरी। दूसरा है संयोजी बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी जिसे बोला जाता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जिसे सीएफटी कहा जाता है। और अगला है लिगेंड फील्ड सिद्धांत, लिगेंड फील्ड थ्योरी एलएफटी बोला जाता है। और आणविक कक्षक सिद्धांत अथवा कोणीय अतिव्यापन सिद्धांत, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MO2 जिसे MOT या इसी को एंगुलर ओवरलैपिंग मेथड नाम दिया गया। इसमें जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आपके सबसे पहला पूछा जाएगा जो सबसे ज्यादा वर्नर का सिद्धांत, दूसरा है संयोजी सिद्धांत और तीसरा है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT। 3 इंपॉर्टेंट है, तीनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा पहला और दूसरा ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। और ये दोनों जो है आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, नहीं दिया मतलब आपको उतना पढ़ना नहीं है। तो ये 3 हमें बारी बारी करके तीनों को देखना। सबसे पहली हेडिंग है इसमें, पहला रूल्स थ्योरी, वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत जिसे हम वर्नर्स थ्योरी कहते हैं। वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहले हम देखेंगे वर्नर के सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी। तो वर्नर सिद्धांत जो है जटिल यौगिकों में जो बंध बनते हैं, यानी बंध किस प्रकार से, उनका बंध बनने का क्या विन्यास है, बंध विन्यास तथा उनके गुण, और फिर बंध बनते हैं जिस प्रकार से अलग अलग विन्यास बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तो उनका क्या गुण होता है। भाई बंध बनने के आधार पर अलग अलग विन्यास होगा, तो उनका अलग अलग गुण होता है। तो वही लिखा है कि जटिल यौगिकों में बंध विन्यास तथा उनके गुणों की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम जो है सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वो वर्नर द्वारा जो है 1892 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने कुछ यौगिकों को जो है अपने हिसाब से जो है बंध के हिसाब से देखा, बनाया और सबसे पहले जो है उसके गुणों की व्याख्या किया। तो अब वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड, अब इन्होंने सबसे पहले क्या प्रयोग किए थे, कोबाल्ट क्लोराइड तथा अमोनिया के संयोग। इन्होंने क्या किया था कि कोबाल्ट क्लोराइड और जो अमोनिया होते हैं इनको आपस में संयोग करके अलग अलग बहुत सारे जटिल यौगिकों का निर्माण किया। और इन्होंने फिर जब कई जटिल यौगिकों का निर्माण किया तो उसको एक श्रेणी बना डाली। तो इनकी श्रेणी को जो है वर्नर श्रेणी कहा गया। यानी वर्नर ने सबसे पहले बहुत सारे कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के संयोग से कई अलग अलग जटिल यौगिक का निर्माण किए। तो अब उन्होंने एक श्रेणी बना डाली। अरे जब कई बनाए तो कहीं न कहीं रखेंगे ना से, घटते या बढ़ते क्रम में।
तो उन्होंने कई यौगिकों को जब निर्माण किया तो एक श्रेणी बनाई और उनके इस श्रेणी को जो है वर्णन श्रेणी कहा जाता है। तो अब वर्णन श्रेणी क्या है, तो देखिए इधर यौगिक है, ये रंग है और रंग के आधार पर उसका नाम है। इन्होंने COCl3 NH3 सबसे पहले सबसे ज्यादा NH3 वाला लिया, तो सबसे ज्यादा NH3 का जो कलर था वो येलो कलर का था, तो येलो कलर का था तो उसका नाम येलो के आधार पर ल्यूटियो रखा गया। क्या रखा गया? ल्यूटियो, यानी 6 NH3 जिसमें होगा वो येलो कलर का होगा, उसका नाम ल्यूटियो होगा। और दूसरा COCl3 NH3, इसमें देखो एक NH3 कम है, समझ में आया कि नहीं? तो 5 था तो इन्होंने बैगनी पर्पल रंग दिया। अब पर्पल के हिसाब से उन्होंने पर्पल पर प्यूरियो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसका? परप्यूरियो नाम दिया। पर्पल से परप्यूरियो नाम दिया गया। क्यों? पा से 5 और पा से 5, समझ में आओगे नहीं? अब तो नाम कंफर्म है जी ना। 5 NH3 पर्पल और परप्यूरियो, क्लियर है जी? अगर एक आध जने याद रखे रहा तो पूरा वाले याद ही है ना। चलो अगला देखो, COCl3 4 NH3, अगला है 4 NH3, तो 4 ग्रीन, ये हरे रंग का है भाई, 4 है तो ग्रीन है। अब जैसे अब ग्रीन के लिए जो है पैरासियो है, प्रासियो है, ठीक है। अगला है COCl3 3 NH3, तो 3 NH3 है तो बैगनी है, वायलेट, और ये वैल्यू है, इसका नाम वैल्यू दिया गया। अगला है COCl3 5 NH3, देखो 5 NH3 वाला है और साथ में एक H2O भी इसमें जुड़ा है, तो एक H2O और जुड़ने के कारण ये जो है लाल रंग का होता है। कैसा होता है? और लाल होता है रेड, और रेड को कहा गया रोजियो। समझ में आया नहीं? इसमें एक H2O और रहेगा, 5 NH3 रहेगा और COCl3 रहेगा ही रहेगा। तो ये जो आपका जटिल यौगिक होगा वो रेड होगा, तो रेड से रेजियो। तो इसको ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें से जो है विकल्प के रूप में पूछ लेते हैं। श्रेणी बनाने को बहुत कम आएगा, लेकिन जो है पूछा गया है एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं? कि वर्णन सिद्धांत की जो श्रेणी है या इनमें जो है ये कौन सा कलर देता है, ऐसे पूछा जाएगा। ये किस रंग का होता है बता देगा COCl3 5 NH3। तो 5 अगर देता है तो 5 होता है पर्पल, और पर्पल का परप्यूरियो हो जाएगा ना। समझ में आया कि नहीं? देखिए वर्नर का जो सिद्धांत है ये कुछ बिंदुओं पर आधारित है, ये सभी बिंदुएं मिला करके जो है वर्नर का सिद्धांत पूरा होता है। तो इनके मुख्य बिंदु निम्न है, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में लिखने को आता है। और जब तक पांचों बात नहीं लिखोगे तब तक ये सिद्धांत जो है पूरा नहीं होगा। तो पहला है कि जटिल यौगिकों में धातु परमाणु 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। यदि जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है इसमें 2 प्रकार की संयोजकताएं होती है। पहला है प्राथमिक अथवा आयनिक संयोजकता, तथा द्वितीयक जो होता है अथवा अद्वितीयक को ही अनआयनिक, द्वितीयक को दूसरा नाम है अनआयनिक संयोजकता। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं ये 2 प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, एक आयनिक संयोजकता और दूसरी अनायनिक संयोजकता। आयनिक संयोजकता को प्राथमिक संयोजकता बोलते हैं और अनायनिक संयोजकता को जो है द्वितीयक संयोजकता बोलते हैं। प्राथमिक संयोजकता, जैसे प्राथमिक संयोजकता जो होती है वही उसकी ऑक्सीडेशन नंबर होता है, प्राथमिक संयोजकता जो होता है वही ऑक्सीडेशन। इतना समझ में आया कि नहीं? पहला कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, जटिल यौगिक होते हैं, इनमें 2 प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता और एक द्वितीयक संयोजकता। प्राथमिक संयोजकता आयनीय होती है, जल में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनीय होती है। अब बात आई दूसरा स्टेप पे कि प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा संतुलित होती है। जो भी प्राथमिक संयोजकता होगी वो केवल ऋण आयनों द्वारा संतुलित होती है, या केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। भाई जो ऋण आयनों द्वारा संतुलित होता है, हमने कहा है ब्रैकेट के बाहर जो ClBr लगा हुआ है यही जितना नेगेटिव बनाएगा उतने उसका पॉजिटिव बनाएगा, और जितना पॉजिटिव बनाएगा वही उसका केंद्रीय धातु परमाणु का सेंटीमीटर एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो वही है कि प्राथमिक संयोजकता, ये देखो प्राथमिक जो संयोजकता निर्धारित करते हैं ब्रैकेट के बाहर ही रहते हैं। समझ में आया नहीं? तो प्राथमिक संयोजकता केवल ऋण आयनों द्वारा संतुलित होती है तथा यह केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। दूसरी बात है कि जो द्वितीयक संयोजकता होती है ये लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है। अरे ब्रैकेट के अंदर में जो जितने भी केंद्रीय धातु परमाणु के अलावा लिखे रहते हैं वो सब कौन होते हैं? लिगेंड होते हैं।
अरे केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़ दीजिए तो बाकी ब्रैकेट के अंदर में सब कौन है, लिगेंड है। तो वो लिगेंड जितने होते हैं वो सब द्वितीयक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। क्या प्रदर्शित करते हैं, द्वितीयक संयोजकता। यानी द्वितीयक संयोजकता लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है तथा ये धातु की परमाणु समन्वय संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं समन्वय संख्या कितनी है, तो जितने लिगेंड होते हैं लिगेंड की जो संख्या होती है वही उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो यदि आप परमाणु समन्वय संख्या को भी प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता निश्चित होती है, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी इनकी होती है वो निश्चित होती है, फिक्स होती है। हर एक धातु की जो द्वितीयक संयोजकता है वो फिक्स है और प्राथमिक संयोजकता जो है फिक्स नहीं होती। समझ में आ गया। चलो अगली बात, जब संकर यौगिक को जल में घोला जाता है, अरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जल में घोलते हो तो जल में घोला जाता है तो केवल प्राथमिक संयोजकता ही आयनित होती है, द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है। हमने कहा था ना कि जब कोऑर्डिनेट कंपाउंड को जल में घोलते हैं तो जो ब्रैकेट के बाहर रात वो आयनित हो जाती, उनको धन या ऋण आवेश लगा के लिख दिया जाता है और बाकी कॉम्प्लेक्स जो बड़ा ब्रैकेट रहता है उसके अंदर कोई भी अंदर में कोई चीज आयनित नहीं होता। तो ब्रैकेट के बाहर प्राथमिक वैलेंसी रहता है, अंदर में द्वितीयक वैलेंसी होती है। तो प्राथमिक वैलेंसी आयनीय होती है, द्वितीयक वैलेंसी जो है अनायनीय होती है। समझ में आया कि नहीं भाई। जब संकर यौगिक को जल में घोला जाता है यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को जल में डालते हैं तो केवल प्राथमिक वैलेंसी प्राथमिक संयोजकता ही आयनित होती है, जबकि द्वितीयक संयोजकता अनायनित रहती है। समझ में आ गया कि नहीं। चलो अगला है कि प्राथमिक संयोजकता आदेशिक होती है, यानी प्राथमिक वैलेंसी जो होती है आदेशिक मतलब यानी बिना दिशा की होती है, इनके कोनो दिशा नहीं लगती, कौन लंका ही लागे, ठीक है, कहीं भी लगा सकते हो। और दूसरा है इनकी जो द्वितीयक संयोजकता जो होती है वो दैशिक होती है, दिशात्मक होती है, यानी जिधर लगाओगे उधर उसकी डायरेक्शन बताते हैं कि हाँ इधर ये लगे हुए हैं। तो कहने मतलब जो इनकी द्वितीयक वैलेंसी होती है सेकेंडरी वैलेंसी इनके ज्यामितीय द्वितीयक संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं इनकी जो आकृति बनती है, आकृति यानी शेप, इनका स्ट्रक्चर का जो निर्धारण करते हैं वो द्वितीयक वैलेंसी ही निर्धारण करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी ही निर्धारित करते हैं। समझ में आया नहीं। ये 5 बिंदु है, इसको आप उंगलियों पे ध्यान में रख करके याद करोगे तभी याद होगा, अन्यथा याद नहीं हो पाएगा। और याद करना भाई, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इनमें 2 प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं, प्राथमिक वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। और फिर हमने दूसरा कहा कि जो प्राथमिक वैलेंसी देखो, प्राथमिक संयोजकता केवल ऋणायनों द्वारा होती है, धनायन तो इसमें नहीं होते ना। प्राथमिक वैलेंसी केवल ऋणायनों द्वारा संतुलित होते हैं और ये केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करते हैं। और फिर अगला स्टेप आ जाएगा कि द्वितीयक संयोजकता जो है लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है और ये जो द्वितीय धातु की जो लिगेंडों द्वारा पूर्ण होती है इसी को समन्वय संख्या भी कहते हैं। और प्रत्येक धातु की द्वितीयक संयोजकता जो है निश्चित होती है, ठीक। और अगला है जब संकर यौगिक को जल में घोला जाता है तो जो प्राथमिक संयोजकता होती है आयनीय होती है और द्वितीयक संयोजकता जो है अनायनीय होती है। और प्राथमिक संयोजकता आदेशिक होती है जबकि द्वितीयक संयोजकता जो है दैशिक होती है, यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो संरचना होती है वो द्वितीयक संयोजकता पर ही निर्धारित होते हैं। इतना कर लीजिएगा, अगले दिन के सिद्धांत के क्या एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल दे करके बताएंगे।